हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम फ्रॉम अड्डा 2417। होप आप लोग की अच्छी तैयारी चल रही होगी। रिसेंटली IBPS क्लर्क प्री का रिजल्ट आने वाला है। बहुत से लोग उसमें क्वालिफाई होंगे, बहुत से लोग रह जाएंगे। तो होपलेस नहीं होना, हमें तैयारी करते रहनी है। तो जिन लोगों का मेंस एग्जाम, जो मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के लिए जो अड्डा 2417 एक बहुत अच्छी बुक ला रही है, जो ये बुक है दी क्रैकर बुक फॉर मेंस एग्जाम। ये आने वाले हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो PGDF हो, चाहे वो आपकी IBPS हो, SBI हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें हर एक तरह का पैटर्न पजल का या सिटिंग अरेंजमेंट का, चाहे जो भी मेन से रिलेटेड टॉपिक है उसमें इसमें कवर किया गया है। चाहे वो क्वांट से हो, एवरेज का हो क्वेश्चन, या सिंप्लीफिकेशन का हो, जो भी मेंस के टॉपिक आते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट हो और इंग्लिश हो, इस बुक में वो आपको मिलेंगे। अगर हम इस बुक की बात करें तो आइए देखते हैं इस बुक की कंटेंट क्या क्या है। तो कंटेंट की बात करें तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो रीजनिंग एबिलिटी से है। तो 11 टॉपिक्स जो मेंस में आते हैं वो टॉपिक इसमें दिए गए हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेंस में आते हैं, तो वो भी इसमें कवर किए गए हैं। इंग्लिश में कुछ ये टॉपिक्स आते हैं तो वो भी कवर किए गए हैं। और एक्स्ट्रा में जो हमें दिया गया है SBI PO एंड क्लर्क मेंस का 2018 का मेमोरी बेस्ड पेपर इसमें पड़ा हुआ है, और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन भी है। और अगर हम बुक को और भी बुक की बात करें तो जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें मेंस की, जो भी क्वेश्चन, चाहे वो क्वांट के हो, इंग्लिश के हो, रीजनिंग को, सारे के डिटेल सॉल्यूशंस के साथ हमने प्रोवाइड कराया है आप लोगों को। तो गो फॉर इट गाइज। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसको आप जरूर परचेज करें, चाहे वो ई-बुक फॉर्म में हो, चाहे वो बुक में हो। जिनका अभी मेंस का रिसेंट एग्जाम होगा 20 तारीख को, तो उनको अगर बुक ऑर्डर वो पब्लिकेशन से ऑर्डर नहीं कर सकते तो ई-बुक के लिए आप जा सकते हैं। तो जरूर से जरूर इस बुक के लिए जाइए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो अगर हम पजल की बात करें तो हम पजल में बहुत सारे लोगों को अप्रोच नहीं पता होती कि हमें पजल को अप्रोच कैसे करना है, तो मैं उस अप्रोच को आपको बताऊंगा। तो अगर हम अगर पेज नंबर 29 पे, ये हमारी एक बुक का पहला पजल है जो IBPS क्लर्क मेंस 2017 में आ चुका है। और इसमें और इसी से रिलेटेड सेम टू सेम पजल तो नहीं कह सकते, लेकिन सेम पैटर्न बेस्ड SBI क्लर्क मेंस 2018 में भी आया था। इसमें 5 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल का है, उसमें भी 2 वेरिएबल था, लेकिन जो नंबर ऑफ पर्संस थे SBI क्लर्क 2018 में 6 थे, तो उसमें सब्जेक्ट करके दिया था, लेकिन टाइमिंग बेस्ड पजल ही थी। तो इस पजल को अगर हम सॉल्व करें तो मैं आपको अप्रोच दिखा देता हूं, इस तरह से आपको अप्रोच करना है इस पजल को। तो अगर हम पजल के इंफॉर्मेशंस को पढ़ें तो देयर आर 5 डॉक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप। 5 अलग अलग डॉक्टर्स हैं जिनके ये नाम दिए गए हैं। एप्थलमोलॉजिस्ट दिया है, ऑर्थोपेडिक सर्जन दिया है, साइकेट्रिस्ट, जनरल फिजिशियन एंड डेंटिस्ट। ये 5 डॉक्टर्स हैं जो कि एक हॉस्पिटल में हैं। वो दे अटेंड देयर पेशेंट इन डिफरेंट टाइमिंग इन ए सिंगल डे, और एक सिंगल टाइमिंग में वो अपने अपने पेशेंट्स को देखते हैं। और ये भी दिया गया द ड्यूरेशन ऑफ देयर मीटिंग विद द पेशेंट इज डिफरेंट। तो हर एक, मतलब हर एक जो भी डॉक्टर होगा अपने पेशेंट्स को एक डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए देखता है। कोई भी 2 लोगों का सेम टाइम ड्यूरेशन नहीं हो सकता। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग विद द पेशेंट बाय ऑल डॉक्टर, मतलब इन 5 डॉक्टर ने जो टोटल टाइमिंग ली है अपने पेशेंट्स को देखने की, वो 11 आवर्स की है, ये दिया है। और किसी भी 2 मीटिंग के बीच में कोई गैप नहीं है। तो आप ये लिखा है एग्जैक्टली यहाँ पे, देयर इज नो गैप बिटवीन द मीटिंग टाइम ऑफ ऑल डॉक्टर्स। और ये भी एक लास्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, द ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग आइदर फुल आवर की है या हाफ एन आवर की। यानी कि अगर हम इसको पढ़ें तो 1.15 नहीं होगा, या तो 1.5 यानी 1:30 का होगा, या 2 का होगा, या 1 का, यानी होल नंबर में चलेगा। कोई 1.15 आवर्स या 1.45 आवर्स का नहीं होगा। तो ये हमें दिया गया था। अगर हम कंडीशंस की बात करें, द वन हु इज ऑर्थोपेडिक सर्जन अटेंड्स देयर पेशेंट फ्रॉम 12:30 to 3 PM। तो जो हमारे पहला कंडीशन अगर हम उसको लिख लें तो जो हमारा ऑर्थोपेडिक है वो हमारा डॉक्टर जो है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है पेशेंट्स को अटेंड करने की वो है 12:30 से लेकर 3 PM की है। ये हमें दिया गया कंडीशन ना। आगे हमें दिया गया है द डेंटिस्ट अटेंड देयर पेशेंट इमीडिएट बिफोर और इमीडिएट आफ्टर द ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो इस कंडीशन से हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। यानी अगर हम एक बार डेंटिस्ट को ऑर्थोपेडिक के जस्ट बाद ले रहे हैं
तो एक बार हमें ऑर्थोपेडिक के जस्ट पहले लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे लिख लें दूसरा केस, हमारा डेंटिस्ट यहाँ आ जाएगा। तो टाइमिंग बेस्ड पजल है और कोई भी गैप नहीं है। तो अगर ये 3 PM पे ऑर्थोपेडिक सर्जन अपना फिनिश कर रहा है तो ये 3 PM पे ही स्टार्ट हो जाएगा। अब वो कितने टाइम के लिए देखेगा आगे देखेंगे। और इसी तरह से इसकी बात करें तो ये 12:30 पे डेंटिस्ट देखना खत्म करेगा सेकेंड केस में। तो आगे की कंडीशन हम पढ़ते हैं। द मीटिंग आवर ऑफ डेंटिस्ट विद द पेशेंट इज 3 आवर्स। अब डेंटिस्ट जो है 3 घंटे तक अपने पेशेंट को देखता है। तो अगर हम इस केस की बात करें तो हमारा ये 6 PM तक देखेगा। और इस केस की बात करें तो 9:30 से ये देखना शुरू करेगा, तब जाके वो 12:30 PM पे वो खत्म करेगा अपने पेशेंट्स को देखना। आगे कंडीशन में दिया गया है द ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग विद द पेशेंट ऑफ जनरल फिजिशियन इज मोर देन द ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग ऑफ साइकेट्रिस्ट विद पेशेंट बाय 1 आवर। यानी जो जनरल फिजिशियन है वो 1 घंटे ज्यादा देखता है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से अपने पेशेंट्स को। और फिर आगे दिया गया है जनरल फिजिशियन अटेंड मीटिंग जस्ट आफ्टर द मीटिंग ऑफ साइकेट्रिस्ट। तो इससे हमें कोई कंफर्म नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इसको लिख लेंगे साइड में कि जो हमारा जनरल फिजिशियन है वो अटेंड करता है साइकेट्रिस्ट के जस्ट बाद अपने पेशेंट को अटेंड करता है। तो ये हमारा एक कंडीशन है, डेफिनेट कंडीशन, इसको हमने साइड में लिख लिया। अब आगे एक हमें लाइन दी गई है द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अटेंड देयर पेशेंट बिफोर द ऑर्थोपेडिक सर्जन। यानी जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन से पहले अटेंड करेगा। तो दोनों ही केस में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहीं भी आ सकता है, डेंटिस्ट से पहले भी आ सकता है, डेंटिस्ट से के और ऑर्थोलॉजिस्ट के बीच में 1 या 2 डॉक्टर भी आ सकते हैं। तो वो आगे देखते हैं हम कि क्या डेफिनेट कंडीशन हमें मिलती है। अब हमें एक लाइन दी गई है जनरल फिजिशियन अटेंड मीटिंग जस्ट आफ्टर द मीटिंग ऑफ साइकेट्रिस्ट द जनरल फिजिशियन डज नॉट अटेंड द पेशेंट एट लास्ट। यानी ये जो हमारा जनरल फिजिशियन है वो सबसे लास्ट में नहीं होगा। अगर हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ऑर्थोपेडिक से जस्ट पहले कर दें और फिजिशियन को डेंटिस्ट के बाद कर दें तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि जनरल फिजिशियन वो डॉक्टर लास्ट में अपने पेशेंट को अटेंड नहीं करता है। तो हमारा जो एक कंडीशन आएगा वो जनरल फिजिशियन और साइकियाट्रिस्ट ये आ जाएगा और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहां आ जाएगा। अब अगर इसको हम केस 1 का नाम दे दें तो केस 1 में ही 2 केस बनेंगे। हमने जनरल फिजिशियन को यहां लिख लिया, तो हम अगर साइकियाट्रिस्ट को यहां लिख दें और जनरल फिजिशियन को यहां लिख दो तो हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहीं आ जाएगा, क्योंकि हमें दिया गया है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है ऑर्थोपेडिक से पहले होगा। तो इसी का एक और केस बन जाएगा हमारा, उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो अगर हम इसको सीरीज में यहां लिखें तो हमारे ये साइकियाट्रिस्ट यहां आ जाएगा। फिर हमारा दिया गया जनरल फिजिशियन जो हमारा जस्ट बात था साइकियाट्रिस्ट के, तो हम उसको यहां लिख लेंगे, फिजिशियन यहां आ जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहां आ जाएगा। हमारा ऑर्थोपेडिक यहां आ जाएगा और हमारा डेंटिस्ट यहाँ आ जाएगा। तो हमें ऑर्थोपेडिक का पता है, हमें 12:30 है से 3 PM है और ये 3 PM पे स्टार्ट हो रहा है, 6 PM पे खत्म हो रहा है, क्योंकि हमें 3 आवर्स का डेंटिस्ट का दिया गया है। तो ये हमारा 12:30 पे खत्म होगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का। इसी तरह से यहाँ पे भी 12:30 पे ये फिनिश करेगा। और अगर हम इसकी बात करें सेकेंड केस की,
तो केस 2 में हम देख रहे थे कि डेंटिस्ट हमारा जो है 9:30 से 12:30 है। तो अगर हम देखें तो हमारे ये कंडीशन हमें दिया गया था कि साइकेट्रिस्ट जो है जनरल फिजिशियन से जस्ट पहले होगा और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होगा ऑर्थोपेडिक से पहले होगा। तो ये हमारा हो ही गया था, तो हमने एक केस ले लिया है जनरल फिजिशियन वाला। तो अब हमारा जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा, साइकियाट्रिस्ट जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, और जो हमारा जनरल फिजिशियन है वो यहाँ आ जाएगा। अब हमें ये भी दिया गया था कि अगर हम साइकियाट्रिस्ट जितने भी टाइम लेगा जनरल फिजिशियन उससे 1 आवर ज्यादा लेगा। तो अगर हम आगे की पजल को देखें, द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अटेंड देयर पेशेंट बिफोर द ऑर्थोपेडिक सर्जन बट नॉट इमीडिएट बिफोर द ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज 1.5 आवर। 1.5 आवर्स की है, तो अगर हम 9:30 पे ये खत्म हो रही है तो इसमें 1.5 घंटा हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 8 o'clock से शुरू होगा, 8 AM से। तो हमारा 8 AM पे ये खत्म हो जाएगा, 8 AM पे हमारा जनरल फिजिशियन खत्म होगा। और हमें ये पता है कि टोटल ड्यूरेशन, तो जनरल फिजिशियन हमारा 8 AM पे खत्म होगा। और हमें एक कंडीशन पता थी कि जनरल फिजिशियन जो है वो 1 आवर ज्यादा ले रहा है साइकियाट्रिस्ट से, और जो टोटल आवर हमारी दी गई है वो 11 आवर्स की है। तो अगर हम केस 2 की बात करें तो हमारा 3 PM पे खत्म हो रहा है और 8 AM से इन तीनों का शुरू हो रहा है। तो अगर हम 8 से 3 के बीच का जो टाइमिंग है अगर उसका हम काउंट करें तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 7 आवर्स ऑलरेडी डॉक्टर्स ने हो चुका है। तो हमारा रिमेनिंग 4 आवर्स ही बचता है। और हमें पता है जनरल फिजिशियन 1 आवर ज्यादा है साइकियाट्रिस्ट से, तो 4 आवर्स का अगर हम साइकियाट्रिस्ट को 1.5 यानी 1.5 घंटे की क्लास लेता है, तो हमारा जो जनरल फिजिशियन होगा वो 2.5 घंटे की क्लास लेगा। तो जनरल फिजिशियन अगर 2.5 घंटे की क्लास लेगा तो 8 AM पे वो जनरल फिजिशियन जो है वो 8 AM पे अपने पेशेंट्स को देखना खत्म करता है। तो 2.5 घंटे में माइनस कर देना है, तो 5:30 से हमें देखना शुरू करेगा जनरल फिजिशियन, 8 AM तक देखेगा। उसी तरह से 5:30 पे साइकियाट्रिस्ट जो है खत्म करेगा देखना अपने पेशेंट्स को, और ये 1.5 घंटे देखेगा, तो 4 AM से देखेगा ये। तो ये हमारा सेकंड केस बन गया। और अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो जनरल फिजिशियन हमारा 12:30 PM पे खत्म करता है। और हमें ये पता है कि जो हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो टोटल 1.5 घंटे की क्लासेस लेता है, और 12:30 से 6 बजे तक हमारी ऑर्थोपेडिक और डेंटिस्ट की चलती है। तो अगर हम इस आवर को काउंट करें तो 1 से लेते हैं, 30 अभी रिमेनिंग तो छोड़ देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 यानी टोटल 5.5 घंटे की पेशेंट जो है वो ये लोग देख चुके। तो रिमेनिंग 11 में से अगर हम 5.5 माइनस कर दें तो हमारा 5.5 घंटे आ जाएंगे, और जिसमें से 5.5 में से 1.5 घंटे किसके निकल गए, यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के 1.5 घंटे यहाँ पे वो निकल गए। तो हमें यहाँ भी 4 घंटे ही होंगे साइकियाट्रिस्ट और जनरल फिजिशियन का। तो सेम जैसे केस 2 में जनरल फिजिशियन ने 2.5 घंटे की ली थी, अपने पेशेंट्स को देखा था, तो 2.5 घंटे यहाँ भी देखेगा। तो अगर हम 10 AM से जो है हमारा जनरल फिजिशियन देखेगा 2.5 घंटे तक, वो 12:30 पे खत्म करेगा। और इसी तरह से साइकियाट्रिस्ट जो है 10 AM पर खत्म करेगा अपने पेशेंट्स को देखना, और वो 1.5 घंटे तक देखेगा, यानी कि 8:30 से वो देखना शुरू करेगा अपने पेशेंट्स को। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है 8:30 पे खत्म करेगा और 1.5 घंटे तक देखेगा, तो 7 AM पे शुरू करेगा। तो ये हो गया हमारा केस पहले के लिए, ये हमारा सारे टाइमिंग निकल गए। और अगर हम अब थर्ड केस हमारा बच जाता है तो इसमें भी वही चलेगा कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का 1.5 घंटे का है, तो रिमेनिंग हमारे पास 4 ही घंटे बचेंगे, क्योंकि 9:30 से 3 बजे तक तो यही देख रहे हैं, तो 5.5 घंटे ये हो जाएंगे, 5.5 घंटे ये हो जाएंगे, तो बचेगा रिमेनिंग 4 ही घंटे। तो अगर जनरल फिजिशियन 9:30 पे खत्म करता है अपने पेशेंट्स को देखना, तो वो 2.5 घंटे तक देखेगा, तो वो
तो जनरल फिजिशियन 9:30 बजे तक देखेगा तो वो 2.5 घंटे तक देखता है, क्योंकि वो 1 घंटे ज्यादा देखता है साइकेट्रिस्ट से। तो वो 7 बजे से देखना स्टार्ट करेगा, 7 AM से। तो साइकेट्रिस्ट जो है वो 7 AM पे खत्म करेगा देखना, और 1.5 घंटे तक देखेगा। तो 5:30 से देखना चालू करेगा। और इसी तरह से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मैंने आपको बता दिया था कि कंडीशन दी गई थी कि वो 1.5 घंटे देखता है। तो 5:30 AM तक वो देखता है, और देखेगा कब तक, कब से, 4 AM से। 4 AM से वो देखना चालू करेगा। तो हमारी ये 3 केसेस बन गए। तो हमें कोई 2 केसेस एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो हमें एक कंडीशन दी गई थी, द टाइम ऑफ साइकेट्रिस्ट मीटिंग इज आफ्टर 6 AM। तो साइकेट्रिस्ट की जो मीटिंग थी वो 6 AM के बाद शुरू हुई। यानी जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होता है वो अपने रूम में हॉस्पिटल में 6 बजे के बाद अपने पेशेंट्स को देखना चालू करता है। तो अगर हम थर्ड केस की बात करें तो 5:30 AM पे ही शुरू कर रहा है अपने पेशेंट्स को देखना। तो केस 3 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम केस 2 की बात करें तो हमारा जो साइकेट्रिस्ट है वो 4 AM से देखना शुरू कर रहा है, यानी 6 AM से पहले देखना शुरू कर रहा है। तो ये भी केस एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट है वो 8:30 AM से शुरू करता है और 10 AM पे खत्म करता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच होना चाहिए किसी भी पजल को करने को। सारी पॉसिबिलिटीज हमें लेके चलनी चाहिए। और ऑफ कोर्स एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो आपको स्पीड बहुत रखनी पड़ेगी। मैंने आपको तो डिटेल में बताया, लेकिन जब आप करेंगे तो इसको आराम से करने की बजाय जल्दी जल्दी थोड़ा कंडीशन पढ़ के लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा डिटेल अप्रोच था। तो स्टूडेंट्स, अगर मैंने जो आपको डिटेल सॉल्यूशन जो अप्रोच बताया है उसी अप्रोच के साथ अड्डा 247 बुक जो लाई है, दी क्रैकर मेंस बुक जो लाई है, उसी वो सारे अप्रोचेस जिस तरह से आपको क्वेश्चन अप्रोच करने चाहिए, चाहे वो पजल हो, डीआई हो, चाहे वो आरसी हो, सारे अप्रोचेस इसमें लिखे हुए हैं। किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, आपको कंडीशंस बेस्ड पे कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगी, सारी पॉसिबिलिटीज भी इसमें एक्सप्लेन है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है अभी तक के लिए, मेंस के लिए। आप इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करने का 2 तरीका है। आपको अड्डा स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाके अगर आपको पब्लिकेशन की बुक मतलब आपको हार्ड कॉपी चाहिए इस बुक की, तो आपको पब्लिकेशन पे जाना है, क्लिक करना है स्टोर पर जाके, और स्टोर पे जाके यहाँ पर क्रैकर बुक है, इसको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके। और जैसे आपका मेंस एग्जाम बहुत नजदीक है और पब्लिकेशन आप तक पहुंचने में, यानी कि हार्ड कॉपी आज तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, तो आप मेरे हिसाब से आपको ई बुक के लिए जाना चाहिए। ई बुक पे सेम आपको वही करना है, अड्डा 247 स्टोर पेज पे जाना है आपको। ई बुक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमारा दी क्रैकर मेंस बुक है, यहाँ पे क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हैं। होप स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको परचेज करना है। तो अगर कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग पब्लिकेशन को लेके, चाहे वो ई बुक से रिलेटेड हो और अदर कोई भी बुक आपको परचेज करनी हो मेन से रिलेटेड, तो आप gopal.anand@adda247 पे मेल भी कर सकते हैं हमें। आपको यहां से सारी आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू।